हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा एकेडमी परिवार में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी गंगा एकेडमी चैनल पर आइए, यूट्यूब में सर्च कर लीजिए गंगा एकेडमी और स्वामी विवेकानंद के लोगों पे आप चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और आप लाइक शेयर कमेंट से हमें मोटिवेट कीजिए। हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए और चैनल को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर शेयर करके संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक आपसे पहुंचा दीजिए। आपको संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरी कंप्लीट तैयारी, पूरा फुल सिलेबस के पर हम पूरा कंप्लीट कराएंगे। पूरा पीडीएफ भी आप सभी को उपलब्ध कराएंगे। तो आप सब चैनल पे आते जाइए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम पिछले सेशन में पढ़ रहे थे आधुनिक भारत के इतिहास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल, यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पर कैसे आधिपत्य करती है, बंगाल को कैसे अपने मुट्ठी में करती है। हम पिछले सेशन में, आप इससे पहले वाले वीडियोस में जाओगे तो वहां मैंने शुरुआत किया हूं। आज इस टॉपिक में हम सिराजुद्दौला को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, तो सिराजुद्दौला से जब अंग्रेजों से मुठभेड़ होती है तो सिराजुद्दौला के कुछ विरोधी थे। सिराजुद्दौला के कुछ साथ के ही लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ के साथ जाकर मिल गए थे और उन्हें कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला को इन्होंने धोखा दिया और उन धोखा से अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को पराजित किया। तो आइए जानते हैं कि सिराजुद्दौला के इर्द गिर्द में कौन थे जो सिराजुद्दौला के विरोध किया था। तो सबसे पहले सिराजुद्दौला की एक मौसी थी। मौसी का नाम याद रखिएगा, घसीटी बेगम। ये सब फैक्ट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप कोई भी परीक्षा देने जाओगे, चाहे आईएएस, पीसीएस, टीचर, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, लेखपाल, कानूनगो, पेट इत्यादि हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सब बड़े ध्यान से वीडियोस को 2-4 बार लगातार देख लीजिएगा, सारे फैक्ट आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। तो सिराजुद्दौला के विरोधियों में सिराजुद्दौला का की एक मौसी थी, उसकी नाम है घसीटी बेगम। तो सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम ने भी सिराजुद्दौला का विरोध की थी अंग्रेजों के पक्ष में। तो और दूसरा विरोध करने वाला एक पूर्णिया का नवाब होता है, उसका नाम है शौकत जंग। इन्होंने भी सिराजुद्दौला का विरोध किया था। नवाब का सेनापति एक था, पूर्णिया के नवाब था शौकत जंग, और शौकत जंग का एक सेनापति था मीर जाफर। ये भी सिराजुद्दौला का विरोध किया था। नवाब का दीवान था राय दुर्लभ, यानी शौकत जंग का नवाब राय दुर्लभ था। ये भी सिराजुद्दौला का विरोध किया था। बंगाल के नादिया के प्रसिद्ध एक जगत सेठ थे, इन्होंने भी सिराजुद्दौला का विरोध किए थे। और एक दीवान है अमीन चंद। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला का विरोध किए थे और इन्हीं सब परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और अंग्रेज बंगाल पर कब्जा कर लेते हैं। कहा जाता है कि आपके घर को, आपके परिवार को, जब आपके घर के, आपके परिवार के, आपके जाने माने पहचाने वाले लोग ही आपकी बुराई करने लगते हैं, तभी बात बिगड़ती है। तो वही हाल सिराजुद्दौला के भी साथ हुआ। जब अंग्रेज बंगाल पर कब्जा करने के उद्देश्य को लेकर सिराजुद्दौला पर आक्रमण करने को आते हैं, तो अंग्रेजों का साथ
कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला के ये सभी लोग दिए थे अंग्रेजों का साथ, जबकि लोग थे सिराजुद्दौला के इर्द गिर्द, लेकिन उन्होंने साथ दिया अंग्रेजों का, और इन्हीं के परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और बंगाल कब्जे में हो जाती है अंग्रेजों की। तो सिराजुद्दौला की एक मौसी घसीटी बेगम सिराजुद्दौला का विरोध की थी। पूर्णिया का नवाब था शौकत जंग, ये भी सिराजुद्दौला का विरोध किया था। नवाब का सेनापति मीर जाफर भी सिराजुद्दौला का विरोध किया था। नवाब का दीवान राय दुर्लभ भी सिराजुद्दौला का विरोध किया था। और बंगाल के नदिया के प्रसिद्ध जगत सेठ भी सिराजुद्दौला का विरोध किया था। और एक दीवान अमीन चंद नाम का था, ये भी सिराजुद्दौला का विरोध किया था। और विरोध किया था। सिराजुद्दौला उस समय काफी क्रुद्ध हो गया था। सिराजुद्दौला उस समय काफी क्रुद्ध हो गया था। ये फैक्ट लिख लीजिएगा, मैं फिर से निकाल कर दे रहा हूँ, सारे फैक्ट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। लिख लीजिए, सिराजुद्दौला के विरोधी में कौन कौन से थे, आइए एक बार पुनः रिकॉल करते हैं। सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम सिराजुद्दौला का विरोध की थी। पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, ये भी सिराजुद्दौला का विरोध किया था। नवाब का सेनापति मीर जाफर भी सिराजुद्दौला का विरोध किया था। और नवाब का दीवान राय दुर्लभ भी सिराजुद्दौला का विरोध किया था। बंगाल के नादिया के प्रसिद्ध जगत सेठ भी सिराजुद्दौला का विरोध किया था। और दीवान अमीन चंद भी सिराजुद्दौला का विरोध किया था। अब सिराजुद्दौला उस समय होता है क्रुद्ध, और जब क्रुद्ध यानी कि क्रोधित होता है, जबकि उसकी अनुमति के बगैर अंग्रेजों ने कलकत्ता स्थित अपनी कोठी की किलेबंदी प्रारंभ कर दी थी। तुरंत इसके विरुद्ध अभियान हेतु कलकत्ता की ओर कूच किया। सिराजुद्दौला उस समय क्रोधित होता है, क्रुद्ध हुआ, जबकि उसकी अनुमति के बगैर यानी सिराजुद्दौला के विरोध अनुमति के बगैर अंग्रेजों ने कलकत्ता आकर कलकत्ता स्थित जो उनकी कोठी थी, उस कोठी पर किलेबंदी प्रारंभ कर दी। किसने? अंग्रेजों ने। उसने तुरंत इसके विरुद्ध अभियान हेतु कलकत्ता की ओर कूच कर दिया। अब 4 जून 1776 का समय आता है, याद ध्यान दीजिएगा। 4 जून 1756 को कासिम बाजार की अंग्रेज फैक्ट्री जीत ली जाती है, जबकि 17 जून 1756 को सिराजुद्दौला के सैनिक अधिकारियों ने कलकत्ता की किले को घेर लिया। तब कलकत्ता का अंग्रेज गवर्नर में नाम नोट कीजिए, एक रोजर ड्रेक, और उनके साथ कुछ व्यापारी थे और कुछ महिलाओं तथा बच्चों को लेकर हुगली नदी के नीचे, कलकत्ता में कौन सी नदी बहती है? हुगली नदी बहती है। उसी हुगली नदी के नीचे भाग में स्थित एक ज्वारग्रस्त द्वीप है। कौन? उस ज्वारग्रस्त द्वीप का नाम है फुल्टा द्वीप। यहां जाकर इन्होंने शरण ली थी। कौन? सिराजुद्दौला ने। सिराजुद्दौला ने शरण कहां ली थी? कलकत्ता में जहां हुगली नदी बहती है, उस हुगली नदी के नीचे वाले भाग में जो ज्वारग्रस्त द्वीप है, उस ज्वारग्रस्त द्वीप का नाम है फुल्टा द्वीप। फुल्टा द्वीप में सिराजुद्दौला ने जाकर भागकर शरण ली थी अंग्रेजों से बचने के लिए। सिराजुद्दौला उस समय क्रोधित होता है, जबकि उसकी अनुमति के बगैर अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के अनुमति के बगैर सिराजुद्दौला अनुमति नहीं दिया था, लेकिन बिना अनुमति के ही अंग्रेजों ने
कलकत्ता पहुंच जाते हैं और कलकत्ता पहुंचकर उनकी कोठी को अपने किलेबंदी में अपने कब्जे में लेना प्रारंभ कर देते हैं। सिराजुद्दौला के कोठी कलकत्ता स्थित कोठी पर अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की अनुमति के बगैर किलेबंदी को प्रारंभ कर दी थी और उसने तुरंत इस किलेबंदी पर इसके विरुद्ध अभियान रचते हैं और कलकत्ता की ओर उन्होंने कूच कर देते हैं। कलकत्ता की ओर अंग्रेजों ने सीधे कूच कर दिया। अब 4 जून 1776 का समय आता है। 4 जून 1776 में कासिम बाजार की अंग्रेज फैक्ट्री को जीत ली गई, जबकि 17 जून 1756 को सिराजुद्दौला के जो सैनिक अधिकारी थे, इन अधिकारियों ने कलकत्ता की किले को घेर लिया। तब कलकत्ता का अंग्रेज गवर्नर रोजरड्रैक इनके साथ कुछ व्यापारी, महिलाएं तथा बच्चों को लेकर ये हुगली नदी के नीचे भाग में स्थित एक ज्वारग्रस्त द्वीप है, फुल्टा द्वीप, वहां जाकर इन्होंने शरण ली थी। अब आते हैं, सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदला था तो कलकत्ता का नाम कुछ रखा होगा। तो आइए जानते हैं, कलकत्ता का नाम जब सिराजुद्दौला ने बदला तो कौन सा नाम रखा था कलकत्ता की जगह पर। मेरे प्यारे बच्चों, सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदलकर कलकत्ता का नाम रखता है अलीनगर। सिराजुद्दौला ने यहाँ कलकत्ता का एक नया नाम अलीनगर रखता है और अलीनगर रखकर उसे अपने प्रतिनिधि एक माणिकचंद थे, माणिकचंद के हाथों में सिराजुद्दौला कलकत्ता को सौंप देते हैं। वापस सिराजुद्दौला माणिकचंद के हाथों में कलकत्ता को देकर कहाँ चले जाते हैं तो मुर्शिदाबाद चले जाते हैं। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम चेंज करते हैं, कलकत्ता के नाम में परिवर्तन करते हैं। तो कलकत्ता का नाम में परिवर्तन करते हैं तो कलकत्ता किस नाम से जानी जाती है तो अलीनगर के नाम से जानी जाती है। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का एक नया नाम रखते हैं अलीनगर। अब उस अलीनगर को अपने एक प्रतिनिधि यानी सिराजुद्दौला का एक प्रतिनिधि था माणिकचंद के हाथों में इस अलीनगर यानी कि कलकत्ता को सौंप देते हैं और सौंप कर माणिकचंद को कलकत्ता जब सौंप देते हैं तो अपने सिराजुद्दौला कहाँ चले जाते हैं, मुर्शिदाबाद में चले जाते हैं। अब कलकत्ता के इसी अभियान के दौरान सिराजुद्दौला के समय एक काल कोठरी दुर्घटना आप सब पढ़े होंगे, ब्लैक होल ट्रेजेडी इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो ये ब्लैक होल ट्रेजेडी यानी काल कोठरी वाली घटना आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि किस शासक के समय में हुआ था तो सिराजुद्दौला के समय पीरियड में इस काल कोठरी यानी ब्लैक ट्रेजेडी की घटना घटित हुई थी। तो याद कीजिए, कलकत्ता के इसी अभियान के दौरान सिराजुद्दौला के समय में ही ये काल कोठरी वाली दुर्घटना वाली घटना यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी घटित होती है। काल कोठरी के घटना में कहा जाता है एक खूब अंधेरा सा कमरा होता था और उसी कमरे में कुछ अंग्रेज सैनिकों को बंद कर दिया गया था। तो आइए जानते हैं इस काल कोठरी की जो कमरा था ये इसके बारे में। तो इस कोठरी की जो लंबाई थी ये लंबाई 18 फीट होती है,
जहां काल कोठरी यानी ब्लैक होल त्रासदी की घटना घटित हुई थी, वो एक कमरा था। उस कमरे की लंबाई 18 फीट थी, चौड़ाई अगर देखें तो 14 फीट 10 इंच की थी। इस काल कोठरी वाली कमरे की लंबाई 18 फीट, चौड़ाई कितनी थी? 14 इंच 10 इंच, 14 फीट 10 इंच। लंबाई 18 फीट, लंबाई कितनी थी? 18 फीट, और चौड़ाई 14 फीट 10 इंच। 14 फीट 10 इंच की चौड़ाई थी। कहा जाता है कि सिराजुद्दौला ने कुल 146 अंग्रेजों को इस कोठरी में बंद कर दिया था। कुल अंग्रेज सैनिकों को कितने अंग्रेज सैनिकों को सिराजुद्दौला ने इस काल कोठरी की घटना में बंद किया था? तो आपको याद रहना चाहिए 146 146 अंग्रेज सैनिकों को इस काल कोठरी वाली घटना में सिराजुद्दौला ने बंद कर दिया था, और ये 20 जून की भयानक गर्मी में कैद किया था। ये 146 अंग्रेजों को जो बंद किया था, किस तिथि को? तो तिथि 20 जून की भयानक गर्मी। 20 जून आप अनुमानता लगा सकते हैं कि 20-21 जून को कितनी टेम्परेचर होती है, कितनी गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और इसी भयानक गर्मी में 20 जून को सिराजुद्दौला ने इस काल कोठरी की घटना में कुल 146 अंग्रेज सैनिकों को बंदी बनाकर उस अंधेरे नुमा कमरे में कैद कर लिया था। अब जब कैद कर लिया था, तो जिसके कारण जब 20 जून को 146 सैनिकों को सिराजुद्दौला ने कैद करके उस कमरे में लॉकअप कर दिया, तो अगले ही दिन मतलब 21 जून को जब ये दरवाजा खोला गया, तो इसमें पाया क्या गया कि कुल 146 में से 23 अंग्रेज सैनिक ही जीवित थे, बकिया सब मर गए थे। 23 लोगों को छोड़ दिया जाए, बाकी शेष की मृत्यु हो गई थी। बचे हुए लोगों में एक नाम याद रखिएगा, जेड हालवेल। बचे हुए लोगों में एक नाम था यज हालवेल, और यज हालवेल ने ही इस घटना को इतिहास के पन्नों में जगह दिला दी। तो आपको याद होनी चाहिए कि ये 20 जून 21 जून किस सन में? तो 1757 को हुआ था। तो सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नया नाम रखा अलीनगर, और अलीनगर नया नाम रखते ही अपने एक प्रतिनिधि माणिकचंद को कलकत्ता यानी अलीनगर को माणिकचंद के हाथों में सौंप देता है और अपने चला जाता है मुर्शिदाबाद। सिराजुद्दौला के समय में ही काल कोठरी वाली घटना यानी ब्लैक होल त्रासदी की घटना घटित हुई थी, और इस घटना में हम देखें तो ये काल कोठरी वाली घटना में जो कमरे का लंबाई थी 18 फीट की लंबाई वाली कमरा थी, 14 फीट 10 इंच की चौड़ाई वाली कमरे थे। कमरा बिल्कुल अंधेरा था, थोड़ा सा भी रोशनी वहां नहीं थी। इसी नाते इस को काल कोठरी वाली घटना कहा जाता है। अब जब सिराजुद्दौला ने इस कोठरी में इस 18 फीट लंबाई और 14 फीट 10 इंच की चौड़ाई वाले कमरे में सिराजुद्दौला ने कुल 146 अंग्रेजों को बंदी बना लिया था, और उसी कमरे में अंधेरे वाले कमरे में कैद करके रख दिया था। और ये घटना 146 अंग्रेज सैनिकों को बंदी बनाया था। 20 जून की भयानक गर्मी में कमरे में कैद कर लिया था। अगले दिन जैसे ही 21 जून 1757 को एक कमरा खोला जाता है, तो ये पाया जाता है कि मात्र
23 लोगों को छोड़कर बाकी की मृत्यु हो चुकी होती है। और इन 23 में जो जीवित थे, इनमें एक नाम याद रखिएगा, जेड हालवेल भी इन्हीं 23 में से एक था जीवित रहने वालों में। तो जेड हालवेल ने ही इस काल कोठरी की घटना, ब्लैक होल त्रासदी वाली घटना को इतिहास के पन्नों में जगह दिलाई। तो आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि काल कोठरी वाली घटना को इतिहास के पन्नों में जगह दिलाने वाला कौन था, इतिहास के पन्नों में किसका श्रेय दिया जाता है आने का, तो जेड हालवेल। काल कोठरी वाली घटना में सिराजुद्दौला को कुल कितने सैनिकों ने, अंग्रेज सैनिकों ने सिराजुद्दौला ने कैद करके रख दिया था, तो कुल 146 अंग्रेज सैनिकों को। उन 146 सैनिकों को कब कैद में रखा था, तो 20 जून 1757 को। और अगले दिन जब 21 जून 2000 निकल रहा है 1757, अगले दिन 21 जून 1757 को जब दरवाज़ा खोला जाता है तो 146 में कुल कितने थे, 146, 146। इनमें से मात्र 23 ही जीवित मिले और उन 23 में जीवित होने वाले में एक नाम जेड हालवेल का आता है। और यही जेड हालवेल ने काल कोठरी की घटना को इतिहास में जगह दिलाई थी। तो अब आपको याद होगा, कहीं आपको डाउट हो तो बताइए। नहीं सर बिल्कुल नहीं डाउट होगा, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप सब समझ गए होंगे इस कोठरी की लंबाई, काल कोठरी की लंबाई 18 फीट, चौड़ाई 14 फीट 10 इंच थी। कहा जाता है सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को इस कोठरी में 20 जून की भयानक गर्मी में कैद कर दिया था। और अगले ही दिन 21 जून को जब दरवाजा खोला गया तो 23 ही इसमें जीवित मिले, बाकी की मृत्यु हो गई थी। और इन 23 जीवित में से एक जीवित नाम जेड हालवेल का था। और यही जेड हालवेल इस घटना को, काल कोठरी वाली घटना को इतिहास में जगह दिलाई थी। अब कलकत्ता पर पुनः अधिकार हेतु एक थल सेना आती है। अब कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने हेतु एक थल सेना आती है, किसके नेतृत्व में, तो कर्नल क्लाइव तथा इनके साथ मेजर किलपैट्रिक के नेतृत्व में। कलकत्ता पर पुनः अब अधिकार करने के लिए कौन आते हैं, तो कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए एक थल सेना के तहत अंतर्गत कर्नल क्लाइव और मेजर किलपैट्रिक के नेतृत्व में तथा एक जल सेना के नेतृत्व में भी एक लोग आए थे। जल सेना वाले का नाम याद कीजिएगा, एडमिरल वाटसन। तो थल सेना में नाम याद कीजिए कर्नल क्लाइव, और कर्नल क्लाइव के साथ साथ किलपैट्रिक। ये थल सेना के से आए थे, के नेतृत्व में आए थे। और जल सेना वाला नेतृत्व किया था एडमिरल वाटसन। और इन्हीं के नेतृत्व में कलकत्ता पहुंचा गया। अब जब कलकत्ता पहुंच जाते हैं तो इन लोगों ने मिलकर, कौन, यही कर्नल क्लाइव और किलपैट्रिक थल सेना का नेतृत्व कर रहे थे और जल सेना का नेतृत्व एडमिरल वाटसन कर रहे थे। इनके नेतृत्व में अब कलकत्ता के पुनः अधिकार के लिए कलकत्ता पहुंचते हैं। अब कलकत्ता पहुंचकर मिलकर फुल्टा के शरणार्थी, फुल्टा अभी हम सब पढ़े थे, कहाँ, यहाँ फुल्टा द्वीप में जाकर शरण लिए थे। तो अब फुल्टा द्वीप को मुक्ति प्रदान कर दी गई। और माणिक चंद कौन थे, माणिक चंद, जो कलकत्ता का नाम सिराजुद्दौला ने चेंज करके अलीनगर करके
मालिक चंद को ही तो अली नगर सौंपा था और अपने मुर्शिदाबाद चला गया था। तो वही माणिक चंद को घूस दे देते हैं कौन? अंग्रेज। माणिक चंद को अंग्रेजों ने घूस देकर कलकत्ता पर एक बार फिर से अधिकार कर लिया। कौन? अंग्रेजों ने माणिक चंद को कुछ घूस यानी रकम दिए और उस घूस के बदले कलकत्ता पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया। तो अब आपको ये जानकर पता हो गई होगी जो आजकल ये भ्रष्टाचार है, आजकल ये घूसखोरी है, ये पहले के समय में भी हुआ करता था। ये इसी माणिक चंद को अंग्रेजों ने फुल्टा के शरारतियों को मुक्त करके माणिक चंद को घूस दिए, भ्रष्टाचार दिए और उसी भ्रष्टाचार की लालच में माणिक चंद पीछे हटा और अंग्रेजों ने कलकत्ता पर एक बार पुनः अधिकार कर लिया और सिराजुद्दौला को एक नई संधि करनी पड़ी। अब सिराजुद्दौला को एक नई संधि करनी पड़ी जिसे अली नगर की संधि कहकर पुकारा जाता है। अली नगर की संधि कहकर पुकारा गया है। तो ये अली नगर की संधि किसके बीच में हुई थी? आपके परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से बताइए अली नगर की संधि किन दो लोगों के बीच में हुई थी? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में अली नगर की संधि होती है। याद रखिएगा, अली नगर की संधि होती है सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने इस अली नगर की संधि को करने के लिए बाध्य कर दिया था। याद कीजिएगा, जब कलकत्ता पर माणिक चंद को घूस देकर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया तो अब सिराजुद्दौला को एक नई संधि करनी पड़ती है और इस नई संधि को सिराजुद्दौला को करने के लिए अंग्रेजों ने बाध्य कर देते हैं और उस संधि का नाम है अली नगर की संधि। अली नगर की संधि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच होती है 9 फरवरी 1757 को हुए इस संधि। ये अली नगर की संधि कब हुई थी? तो याद कीजिएगा 9 फरवरी 1757। 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों की अली नगर की संधि होती है। और इस संधि के अनुसार इस संधि में क्या कहा गया, आइए जानते हैं। इस संधि में कहा गया कि दस्तक का प्रयोग जारी रखने की बात की गई। जो दस्तक का प्रयोग होता था उसको अभी भी जारी रहेगा, ऐसा इस संधि में कहा गया। अब दूसरा बात क्या कहा गया? नंबर 2, कंपनी को अपनी इच्छानुसार कलकत्ता की अपनी आबादी की किलेबंदी करने तथा अपने सिक्कों को ढालने की अनुमति प्रदान कर दी गई। मतलब कंपनी अपने इच्छानुसार, दूसरी संधि में कहा गया कि कंपनी अपने इच्छानुसार, अपने विवेकानुसार कलकत्ता की अपनी आबादी की किलेबंदी करेगा और सिक्कों को ढालेगा। मतलब न सिक्कों के ढालने में कोई अनुमति होगी और न कलकत्ता की आबादी की किलेबंदी करने में कोई पाबंदी होगी। ये दोनों की अनुमति इस अली नगर की संधि में प्रदान कर दी गई कि दस्तक का प्रयोग वो जारी रखेंगे। कंपनी अपनी इच्छानुसार कलकत्ता की अपनी आबादी की किलेबंदी करेगी और अपने सिक्कों को भी ढालेगी। ये अनुमति इस अली नगर की संधि में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में अनुमति मिल गई थी। परंतु अंग्रेजों को इससे भी संतोष नहीं था। अंग्रेजों को इससे भी संतोष नहीं था। अभी अंग्रेज
सिराजुद्दौला ने इस संधि में इतना तो अनुमति प्रदान कर दिया था, लेकिन इस अनुमति में भी अंग्रेजों को संतोष नहीं हुआ था। अंग्रेज को तो पूरा बंगाल चाहिए था, वो एक कुछ हिस्सा पे ही खुश होना नहीं चाहते थे। तो अभी अंग्रेजों को इन दोनों संधियों पर भी उन्हें संतोष नहीं था, इसलिए फिर एक नए युद्ध की पृष्ठभूमि बनती है और उस युद्ध को कहा गया प्लासी का युद्ध। अब प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच छिड़ जाती है। कब छिड़ती है? 23 जून 1757 को। अब 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध छिड़ जाता है। प्लासी का युद्ध कब घटित होता है? 23 जून 1757 को। किसके मध्य? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध छिड़ जाता है। और ये प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के प्रभुत्व को लेकर बहुत बड़ी लड़ाई थी। और आप सब इतिहास अगर पढ़े होंगे तो ये प्लासी और एक इसके बाद बक्सर की युद्ध होती है 1764 में, और यही प्लासी और यही बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को पूरे भारत पर शासन करने के लिए पूरा हरी झंडी मिल जाती है और फिर वो पूरे भारत पे शासन करने लगते हैं। यही प्लासी और यही बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के शासन में निर्णायक सिद्ध होता है। तो अब हम पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को। तो एक बार पुनः मैं निकाल कर दें जिससे आप सभी को सब कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए, सिराजुद्दौला के विरोधियों में अगर हम देखें तो सिराजुद्दौला के विरोधियों में सिराजुद्दौला की एक मौसी थी घसीटी बेगम। पूर्णिया का नवाब शौकत जंग भी था, विरोध किया था। नवाब का सेनापति मीर जाफर भी सिराजुद्दौला का विरोध किया था। नवाब का दीवान रायदुर्लभ भी सिराजुद्दौला का विरोध किया था। बंगाल के नादिया प्रसिद्ध जगत सेठ भी और दीवान अमीचंद भी सिराजुद्दौला का विरोध किए थे। सिराजुद्दौला उस समय काफी क्रुद्ध हुआ, जबकि उसकी अनुमति के बगैर अंग्रेजों ने कलकत्ता स्थित अपनी कोठी की किलेबंदी प्रारंभ कर दी थी और उसने तुरंत इसके विरुद्ध अभियान हेतु कलकत्ता की ओर कूच कर दिया। अब 4 जून 1756 को कासिम बाजार की अंग्रेज फैक्ट्री को जीत ली गई। सिराजुद्दौला ने जीत लिया, जबकि 17 जून 1756 को सिराजुद्दौला के अंग्रेज सैनिक अधिकारियों ने कलकत्ता के किले को घेर लिया। तब कलकत्ता का अंग्रेज गवर्नर रोजर ड्रैक इनके साथ कुछ व्यापारी और महिलाएं तथा बच्चों को लेकर ये हुगली नदी के नीचे वाले भाग में स्थित एक ज्वारग्रस्त द्वीप है कुत्ता द्वीप, वहां जाकर शहर लिए थे। कौन? अंग्रेजों ने। इस कोठरी की अब कलकत्ता, सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदला, उसका नाम रखा है अलीनगर। नाम रखकर अलीनगर नाम रखकर सिराजुद्दौला का एक प्रतिनिधि था माणिकचंद, इनको माणिकचंद के हाथों में अलीनगर को सौंप देते हैं और सिराजुद्दौला चले जाते हैं मुर्शिदाबाद। अब मुर्शिदाबाद चले जाते हैं तो ये इस समय एक कलकत्ता के इसी अभियान हेतु सिराजुद्दौला के समय काल कोठरी की ब्लैक होल त्रासदी की घटना घटित हुई थी। किसके समय में? सिराजुद्दौला के समय में। ये ब्लैक होल त्रासदी काल कोठरी की घटना जहाँ घटित हुई थी वो एक कमरा था, अंधेरा सा कमरा था, बिल्कुल उस कमरे में रोशनी नहीं होती थी। उस कमरे की लंबाई 18 फीट, चौड़ाई 14 फीट 10 इंच की थी। कहा जाता है कि सिराजुद्दौला ने इसी कमरे में, अंधेरे युक्त कमरे में सिराजुद्दौला ने कुल 146 अंग्रेज सैनिकों को, अंग्रेज सिपाहियों को इस कोठरी में कैद कर दिया था। कब? 20 जून की भयानक गर्मी में। 20 जून 1757 के भयानक गर्मी में सिराजुद्दौला ने कुल 146
अंग्रेज सिपाहियों को बिल्कुल कैद कर दिया था। और अगले ही दिन जब 21 जून 1757 को ये कमरा खोला जाता है तो मात्र 23 लोग ही जीवित थे, बाकी की मृत्यु हो चुकी थी। और उन 23 में जीवित होने वालों में एक नाम है, याद रखिएगा, जेड हालवेल। और यही जेड हालवेल ब्लैक होल त्रासदी यानी काल कोठरी की घटना को इतिहास के पन्नों में जगह दिलाई थी। कलकत्ता पर पुनः अधिकार हेतु एक थल सेना आता है कर्नल क्लाइव और मेजर किलपैट्रिक के नेतृत्व में। इनके साथ एक जल सेना भी आता है एडमिरल वाटसन के नेतृत्व में कलकत्ता पहुंचते हैं। इन लोगों ने मिलकर फुल्टा के शरणार्थियों को अब मुक्ति दिला देते हैं और जो अलीनगर को सौंप को सिराजुद्दौला माणिकचंद के हाथों में गया था, इस माणिकचंद को घूस देते हैं अंग्रेजों ने। और घूस देकर कलकत्ता पर अंग्रेजों ने एक बार पुनः अधिकार कर लिया और सिराजुद्दौला को अब एक नई संधि करने को बाध्य कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। उस संधि का नाम है अलीनगर की संधि। अब इस अलीनगर की संधि में सिराजुद्दौला ने कुछ अनुमति दिया था अंग्रेजों को, दस्तक का प्रयोग जारी रखने की बात की गई है और कंपनी को अपनी इच्छानुसार कलकत्ता के अपनी आबादी की किलेबंदी करने और सिक्कों को ढालने की अनुमति मिली थी इस अलीनगर की संधि में। लेकिन अंग्रेजों को इस संधि से क्या संतोष हो गया था? नहीं संतोष हुआ था। अंग्रेज अभी भी इस संधि से संतोष नहीं था। फिर उन्होंने अंग्रेजों की तरफ से एक नए युद्ध की पृष्ठभूमि बनती है और उस नए युद्ध की जो पृष्ठभूमि बनती है उसका नाम था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब घटित हुआ था? तो 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 तक को प्लासी की एक युद्ध घटित होती है और इसी प्लासी के युद्ध में और आगे एक 1764 में बक्सर का युद्ध भी हम बताएंगे। और इन्हीं दोनों युद्धों से अंग्रेजों को शासन करने का पूरा माहौल बन जाता है और भारत में अंग्रेज अपने प्रभुत्व में आकर अंग्रेज भारत पर कब्जा कर लेते हैं। तो अब यहाँ तक आप सब इस वीडियो में पढ़िए। इसके आगे हम नेक्स्ट सुनेंगे प्लासी के युद्ध में। अगले सेशन में बहुत जल्द आपके बीच में आऊँगा। बस आप सभी से प्यार और सपोर्ट का आकांक्षी हूँ। आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बनाते जाइए। हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। चैनल को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यार हर सोशल साइट पर हर ग्रुपों में से शेयर करके संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए और आप सब निरंतर जुड़ते जाइए। ये गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आप सभी से बस प्यार और सपोर्ट मांगता हूं और इसके अलावा कोई शुल्क नहीं मांगता हूं। गंगा एकेडमी हमेशा निःशुल्क है, निःशुल्क ही रहेगा। बस आप सभी का प्यार और सपोर्ट ही मेरा सबसे बड़ा प्राथमिक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब मुझे प्यार और सपोर्ट दीजिए। हम संपूर्ण भारत का हर एक प्रतियोगी परीक्षा की पूरी कंप्लीट सिलेबस के अनुरूप हम पूरा तैयारी आप सभी को निःशुल्क आप सभी के घरों पर उपलब्ध कराएंगे। पूरा PDF भी आप सभी को उपलब्ध कराऊंगा। जल्दी से आप सब मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर दीजिए, मुहिम पूरा कर दीजिए। जल्द ही आप सभी को ये डिजिटल बोर्ड पर आधारित कक्षाओं का शुभारंभ करेंगे और पूरा टीम बनाकर हम आप सभी की अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर एजुकेटर की टीम बना के हर एक विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा। तो बस हमें विश्वास है कि ये 1 लाख सब्सक्राइबर का मुहिम आप सब जल्द मुझे पूरा कराओगे। तो इतना आप सब मुझे प्यार और सपोर्ट दे दीजिए। 1 लाख सब्सक्राइबर मुझे जल्द से जल्द दिलवा दीजिए, जिससे आप सभी को व्हाइट बोर्ड के स्थान पे डिजिटल बोर्ड आधारित कक्षाओं का शुभारंभ किया जा सके। तो चलिए फिर मिलता हूँ अगले सेशन में प्लासी के युद्ध में बहुत जल्द आपके बीच में।
तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर मिलूंगा बहुत जल्द, बब्बा, थैंक यू।